पेपर्स या प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। भारतीय इतिहास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ए. भारत के गुजरात राज्य में, बी. भारत के पंजाब राज्य में, सी. पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या डी. अफगानिस्तान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की खुदाई से सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आद्र शक्ति सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? ए. कठोपनिषद, बी. छांदोग्य उपनिषद, सी. ऐतरेय उपनिषद, या डी. मुंडको उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते मूलतः मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? ए. दीपवंश की विषय वस्तु का, बी. दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी. महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या डी. धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अष्टांग मार्ग महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जिसे दुखों से मुक्ति पाने एवं आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। बौद्ध धर्म की संकल्पना के अनुसार इसका अनुसरण कर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दीवान ए मुस्तखराज किसने स्थापित किया था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. रजिया, सी. बलबन, डी. अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दीवान-ए-मुक्तराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राजस्व एकत्र करने के लिए मुक्तराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ए. मोहम्मद बिन तुगलक, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. शेर शाह सूरी, या डी. हुमायूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। यह राजकीय सेवा में सर्वप्रथम बलबन के पुत्र मोहम्मद के काल में आया। उसे सर्वाधिक 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का मौका भी मिला। उसकी प्रमुख कृतियों में किरान उस सादीन, खजाइन उल फुतूह, तारीख-ए-अलाई, आशिका, नूर सिपहर व तुगलकनामा प्रमुख है। खजाइन उल फुतूह व तारीख-ए-अलाई से अलाउद्दीन के शासनकाल की जानकारी हासिल होती है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ए. 1627 ईस्वी में, बी. 1757 ईस्वी में, सी. 1498 ईस्वी में, या डी. 1545 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक लिस्बन से केप ऑफ गुड होप होकर समुद्री मार्ग से 15 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट का शासक जमोरिन था। इस प्रकार आधुनिक काल में समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। उसने कालीकट से कोचिन की यात्रा की और वहां एक कारखाना भी स्थापित किया। मार्च 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल समुद्री मार्ग से पुर्तगाल से भारत आया। विजय अभियान एवं शक्ति की स्थापना के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। उसे किल्वा अंजाडिया कन्नूर में जिला निर्माण का विशेष निर्देश प्राप्त था। इस कारण उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुबर्ग था। वह 1503 ईस्वी में पहली बार एक छोटे जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था। 1520 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। अल्बुकर्क के बाद दूसरे पुर्तगाली गवर्नर नूनो दी कन्हा ने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसिन, 1537 ईस्वी में दीव तथा 1538 में दमन पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ए 1772 ईस्वी में, बी 1774 ईस्वी में, सी 1776 ईस्वी में या डी 1778 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू भी किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला, अगस्त प्रस्ताव। दूसरा, INA मुकदमा। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन। चौथा, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1324, बी 3124, सी 1342, डी 3142। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सामान्य भूगोल एवं पर्यावरण, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ए 250, बी 100, सी 150, डी 500। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 250 मिलियन वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग ए 365 दिन,
बी 365.25 दिन, सी 365.50 दिन या डी 365.75 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पृथ्वी शुक्र के बाद सूर्य का तीसरा ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। वायुमंडल सहित इसका द्रव्यमान लगभग 6 गुना 10-24 किलोग्राम है। पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर सेकंड के कक्षीय वेग से एक चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे हैं ए पृथ्वी एवं बृहस्पति, बी बुध एवं शुक्र, सी बुध एवं शनि, डी शुक्र एवं मंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र बुध की अपेक्षा या सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इस पर CO2 की मात्रा ज्यादा है। वर्ष 2019 में 20 नए उपग्रहों की खोज के बाद शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। इस खोज के पहले तक सौरमंडल में सबसे अधिक 79 उपग्रह बृहस्पति के थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ए दिसंबर 25, बी मार्च 21, सी जून 22, डी फरवरी 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 22 जून की छाया सबसे छोटी होती है। 21 जून को सूर्य सीधे पृथ्वी पर अपनी किरणें आपतित करता है, जिससे आपतन कोण 90 डिग्री का बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार किरण 90 डिग्री से आपतित होगी और 90 डिग्री पर ही परावर्तित होगी। एक समय ऐसा भी होगा जब छाया शून्य के सन्निकट होगी। अगला प्रश्न, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती हैं? ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, डी चंद्रमा से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। महासागरों में उठती ऊंची जल तरंगों का कारण चंद्रमा है। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना है। इसका कारण पृथ्वी से सूर्य का चंद्रमा की तुलना में दूर स्थित होना है। ध्यातव्य है कि जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णिमा व अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, तब चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। फलतः निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखी जा सकती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। ए अफ्रीका से होकर, बी एशिया से होकर, सी प्रशांत महासागर से होकर, डी अटलांटिक महासागर से होकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वॉशिंगटन में 1884 ईस्वी की सभा में हुआ। यह प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जल संधि से गुजरती है। यह 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित की गई है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। अगला प्रश्न, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ए विंध्य, बी कुडप्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
भारत में लौह अयस्क धारवाड़ एवं कुडप्पा युगीन आग्नेय शैलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिरेडाइट तथा लिमोनाइट लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। इनमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा मैग्नेटाइट में पाई जाती है। इसके पश्चात हेमेटाइट में लगभग 50 से 60% लोहा प्राप्त होता है। भारत में हेमेटाइट किस्म का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। गोंडवाना तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से भारत का संपूर्ण कोयला प्राप्त होता है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ए. माउंट एवरेस्ट, बी. कंचनजंगा, सी. गॉडविन ऑस्टिन, डी. नंदा पर्वत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है। कंचनजंगा दूसरा तथा नंदा पर्वत तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ए. विंध्य पर्वत, बी. सतपुड़ा श्रेणियां, सी. राजमहल पहाड़ियां, डी. अरावली पहाड़ियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ए. अनाईमुडी, बी. डोडा बेट्टा, सी. महेंद्रगिरी, डी. धूपगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अन्नमलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नमलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। पहला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी और ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थीं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ऑप्शन ए अनुच्छेद 257, ऑप्शन बी अनुच्छेद 258, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 257 भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। हालांकि केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? प्रावधान अनुसूची 9 में है। अनुसूची 3 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप तथा अनुसूची 4A में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन वर्णित है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद और ऑप्शन डी सज्जन कुमारवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में गोलकनाथ के वाद में न्यायालय ने ये अवधारित किया कि मूलाधिकारों में संशोधन का संसद को अधिकार नहीं है, जबकि संसद को अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसके पश्चात केशवानंद का मामला सन 1973 में आया। इसमें न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को उलटते हुए ये अवधारित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूलाधिकारों को भी संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 368 संसद को मूल ढांचे में परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। अगला प्रश्न, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था सन 1972 में, सन 1987 में, ऑप्शन सी सन 1985 में, ऑप्शन डी सन 1963 में और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मणिपुर भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 7 और ऑप्शन डी भाग 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त है, जो न्यायालय में वाद योग्य है। यह अधिकार है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15(4) सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब केवल 2 तरह की उपाधियां मान्य हैं। अनुच्छेद 18 एक राज्य सेना द्वारा दी गई व विद्या द्वारा अर्जित उपाधि। इसके अतिरिक्त
अन्य उपाधियां वर्जित हैं। वहीं अनुच्छेद 18(2) द्वारा निर्देश है कि भारत का नागरिक इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 25 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ए समाजवादी, बी गांधीवादी, सी मिश्रित, डी स्वतंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार यंत्र तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है तथा दोनों एक इकाई के दो घटक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय होता है। अगला प्रश्न, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी जनसंख्या, सी खाद्यान्न, डी प्रति व्यक्ति आय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय से है। हिंदुओं में जिस दर से जाति समृद्धि बढ़ रही है उसी प्रकार राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है। अगला प्रश्न, अटल नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अटल नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन को वर्ष 2018 में नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में फैले स्कूलों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना में मुख्य रूप से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों पर फोकस किया गया है। नीति आयोग की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 10 बच्चों को न्यूटेरिक इनोवेटर के रूप में निखारना है। न्यूटेरिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो नए विचारों की वकालत करता है। अगला प्रश्न, चल योजना यानी कि रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा, यह योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। चौथा, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। उपरोक्त में से कौन सी सही है? ए 1 तथा 2, बी 1 तथा 3, सी 2 तथा 3, डी 1, 2, 3 तथा 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चल यानी कि रोलिंग योजना का आशय यह है कि प्रत्येक वर्ष की योजना पूरी योजना की आवृत्ति योजना होती है। इस प्रकार की योजना की अच्छाई यह होती है कि इसमें बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की योजना को समायोजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? ए एसपी गुप्ता समिति, बी पंत समिति, सी मल्होत्रा समिति, डी नरसिम्हा समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय योजना आयोग ने आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का पूर्वाकलन करने के लिए यह दस्तावेज इंडिया विजन 2020 तैयार किया।
इसे 23 जनवरी 2003 को जारी किया गया और इसमें अगले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था की दिशा तथा अनुमान व लक्ष्य आदि थे। यह दस्तावेज योजना आयोग के सदस्य श्याम प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने तैयार किया। इसमें 2020 तक के लिए जो लक्ष्य और अनुमान तय किए गए, इसके अलावा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक दृष्टिकोण मसौदा इंडिया विजन 2020 भी प्रस्तावित किया था ताकि 2020 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा किया जा सके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? A. परिसंपत्तियों का निर्माण करना, B. सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, C. जल प्रबंधन, D. ग्रामीण आय को बढ़ाना, E. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन E। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की UPA सरकार में पारित किया गया। अगला प्रश्न, किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की आयु सीमा है? A. 9 से 12 साल, B. 10 से 15 साल, C. 11 से 18 साल, D. 15 से 18 साल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C। किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की आयु सीमा 11 से 18 साल तक है। सन 2000 में भारत सरकार द्वारा किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना का आरंभ किया गया था जिसे 1 अप्रैल 2011 से सबला नाम से पूरे देश में लागू किया गया। अगला प्रश्न, सापेक्ष निर्धनता यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है? A. दिवालियापन, B. व्यापार चक्र, C. जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं या D. आर्थिक असमानताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ आर्थिक असमानताएं है। भारत में निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है। तीसरी दुनिया के देशों में व्यापक निर्धनता पाई जाती है। भारत में निर्धनता रेखा के नीचे 26% व्यक्ति निवास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैंक की उधार राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? A. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, B. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, C. पंचम पंचवर्षीय योजना, D. छठी पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 1974 तक था। इस योजना के 2 लक्ष्य थे, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 1979 था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता थे। छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 1985 तक था। आज की वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न, लीड बैंकिंग योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि A. बड़े बैंक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, B. विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, C. प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिलों को अपनाए, D. सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C।
अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंक योजना वर्ष 1969 के अंत में प्रारंभ हुई थी, जिसमें बैंकों को उन्हें आवंटित जिलों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। बैंक जिसका एक विशेष जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत वृहद नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध हो, उसे प्रायः उस जिले के लिए अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तदनुसार देश के समस्त जिले विभिन्न बैंकों को आवंटित किए गए हैं। भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जिले को मूल इकाई मानते हुए अग्रणी बैंक आवंटित जिलों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में शामिल कृषि, लघु उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए समस्त ऋण संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों के समन्वय के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। सामान्य विज्ञान, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा ए 31 डिग्री सेल्सियस, बी 98.4 डिग्री सेल्सियस, सी 36.9 डिग्री सेल्सियस या डी 31.5 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। तापमापी कई प्रकार के होते हैं। तापमापी में पदार्थ के उस गुण का उपयोग करते हैं जो ताप परिवर्तन के अनुपात में बदलता रहता है, इसे तापमापक गुण कहते हैं। सेल्सियस पैमाना, इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, गॉड पार्टिकल है ए न्यूट्रिनो, बी हिग्स बोसॉन, सी मेसॉन, डी पॉजिट्रॉन। ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। वर्ष 1964 में परिकल्पित और मार्च 2013 में सत्यापित गॉड पार्टिकल अथवा ईश्वरीय कण को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। इसके खोजकर्ताओं को वर्ष 2013 में भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, सी 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, डी 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मनुष्य की श्रव्यता सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। वह ध्वनि जिसको मनुष्य अपने कानों से सहज सुन सकता है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसका परिसर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज होता है। इस सीमा से कम की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता और इस सीमा से अधिक ध्वनि अर्थात 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सहन भी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ए ऊर्ध्वपातन, बी संघनन, सी वाष्पन, डी उबलना। ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे ठोस CO2, NH4Cl इत्यादि। अगला प्रश्न, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हैलोजन आवर्त सारणी के 17वें वर्ग से संबंधित है तथा उसके ब्राह्मण्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी हैलोजन में फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणता तथा छोटे आकार के कारण अधिक क्रियाशील है।
सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है, क्योंकि नीचे जाने पर परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण घटता है, जिसके कारण उनका आकार घटता जाता है। इस प्रकार फ्लोरीन नया इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करता है। हैलोजन परमाणु की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है: FCI BrI। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? A सोना, B रजत, C तांबा, D लोहा। E उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अतः रजत या चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? A उभयचर, B बोनीफिश, C शार्क, D स्तनधारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। डुगोंग यह एक विशाल स्तनधारी है। यह जीव अब विलुप्ति के कगार पर है। डुगोंग का इसके मांस और तेल के लिए हजारों साल तक शिकार किया गया। अगला प्रश्न, डीएनए को जिसने अंतः पात्र में बनाया? ए आर्थर कोनबर्ग, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ लिस्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आर्थर कोनबर्ग को 1959 ईस्वी में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में डीएनए के परंखली जांच संश्लेषण के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न, पुरुष जीन संगठन होता है? ए XX, B XY, C XDY। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई है। मनुष्य की इकाई कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष वर्ग में 22 जोड़े अलिंग सूची और एक जोड़ा लिंग सूची यानी XY होता है, और स्त्री वर्ग में 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र और एक जोड़ा XX गुणसूत्र रहते हैं। अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होने पर युग्मज में XX गुणसूत्र रहता है और यह कन्या संतान के लिए है। इसके विपरीत अंडाणु Y गुणसूत्र से निषेचित होने पर युग्मज में XY लिंग गुणसूत्र होता है और इसका विकास पुरुष संतान के रूप में होता है। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? A जीन में सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, B क्रोमोसोम में बदलाव से, C जीन के मिश्रण यानी शफलिंग से, D उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव व जीन के मिश्रण से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से, दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।